हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का विषय भारतीय समाज में नारी के स्थान पर निबंध। तो दोस्तों, इस निबंध को हम प्रभावशाली तरीके से लिखने के लिए इसे स्लोगन्स के साथ लिखने वाले हैं, जिससे कि स्लोगन पढ़ने वाला वह जागरूक भी हो और उस पर हमारा अच्छा प्रभाव भी हो। तो चलिए हम अब इसकी रूपरेखा देखते हैं, जिससे कि पता चल सके कि हम इस निबंध में किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रूपरेखा का पहला पॉइंट है प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट है प्राचीन काल में नारी। तीसरा पॉइंट है इसका आधुनिक नारी। चौथा पॉइंट मध्य युग में नारी। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। छठा पॉइंट है नारी और नौकरी। तो फ्रेंड्स, का जो सातवां पॉइंट है वो है हमारा उपसंहार। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, वर्ष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतुल्य में। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला पॉइंट, जो कि है प्रस्ताव। जयशंकर प्रसाद ने पुरुषों के जीवन के लिए बहुत पहले ही नारी की महत्ता बताई थी। भारतीय नारी श्रद्धा, दया, ममता, मधुरता और गहरे विश्वास से युक्त है। उनका दिल खूबसूरत खजाना है। वह स्वभावतः देवी है। दुखियों पर दया करना, ममत्वपूर्ण अपने पुत्रों का पालन पोषण करना, अपनी मधुरता से घर परिवार को सरस रखना, अपने विश्वास को पति पर निर्भय करके जन्म जन्मांतर तक पूजा करता, ये है भारतीय नारी के लक्षण। इसी कारण वह हमेशा सम्मान का पात्र बनी रहती है। अक्सर हम सुनते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं की पूजा होती है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया। महिलाओं को समानता का अधिकार था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उसमें सीता को अपने साथ रखा। जब सीता जी उपस्थित नहीं थी तब भी उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया। महिलाओं को पुरुष के दासी के रूप में रखा जाता था। पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता थी। मुगल काल आते आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई। उन्हें पर्दे और बंधनों में बंधकर जीना पड़ रहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए, परंतु आज भी वह समाज में काफी पीछे दिखाई देती है। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है। साथ ही हम जो फ्रेंड्स अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन काल में नारी। वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति अनिवार्य थी। कोई भी क्षेत्र नारी के लिए प्रतिबंधित नहीं था। युद्ध स्थल में नारी ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अपने पति को युद्ध क्षेत्र में खुशी खुशी भेजती थी। आरती उद्घाटित कर रण क्षेत्र में झुकना, रण में कायरता न टोकन का संदेश देना और रण में पति के मारे जाने पर दुख प्रकट न करना, ये उनकी वीरता का परिचायक। पति को वीर गति प्राप्त होने पर वह कहती थी कि भला हुआ जो मारिया, बहिनी म्हारा कंतु, लज्जा नुम तू, वयम सिंह, जो घरिया अंतु। अर्थात फ्रेंड्स, युद्ध क्षेत्र में कायरता का चित्रण करने वाले पति को उस समय की नारी डरपोक पति कहती थी, लेकिन युद्ध में वीरता प्राप्त करने वाले पति के लिए दुख प्रकट न कर वीर शत्राणी का परिचय देते हुए गौरव का अनुभव करती थी। फ्रेंड्स, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है मध्य युग में नारी। आगे चलकर भारतीय समाज में नारी की स्थिति बदलती गई। वह केवल भोग्या हो गई। पुरुष के राग रंग का साधन बनकर उसकी कृपा पर जीवित रहना ही उसकी नियति बन गई। जिन स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी उन्हें वेद पाठ के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी शूरता का परिचय दिया था उन्हें कोमलांगी
कहकर चौखट लांघने तक की इजाजत नहीं दी गई। मुस्लिम युग में स्त्रियों पर और भी बंधन लाद दिए गए, क्योंकि विदेशियों की दृष्टि किसी देश की धन संपदा पर ही नहीं, वहां की स्त्रियों पर भी होती थी। मुस्लिम महिलाओं को अरब और तुर्किस्तान में हिजाब एवं बुर्के में रहना अनिवार्य था। भारत में भी मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य किया। एक और तो वे महिलाएं जो इस्लाम स्वीकार कर लेती थी, हिजाब और बुर्के में बंद हो जाती थी, और दूसरी ओर हिंदू महिलाएं भी यदि घर से बाहर निकलती तो अपने मुंह पर पर्दा डालती और अपना शरीर चद्दर से अच्छी तरह ढक कर रखती थी, ताकि किसी पुरुष की दृष्टि उसके मुंह एवं शरीर पर न पड़े। अकबर ने भी स्त्री के संबंध में कठोर आदेश जारी किए। यदि कोई नौजवान युवती गलियों एवं बाजारों में बगैर घूंघट के दिखाई दे या जानबूझकर उसने पर्दे का तोड़ा, तो उसे वेश्यालय में ले जाया जाए और उसी पेशे को अपनाने के लिए बोला जाए। पर्दा प्रथा के कारण बीमार औरतों के इलाज के लिए भी मर्द चिकित्सक को शाही हरम एवं अमीरों के जनाने में प्रवेश नहीं दिया जाता था। औरतें अपने घरों से बहुत कम बाहर निकलती थी। घर से बाहर निकलना अनिवार्य होने पर वे हिजड़ों से घिरी हुई रहती थी और पूरी तरह ढकी हुई पालकी में बंद होकर जाती थी। विवाह का निर्णय करने में लड़की की इच्छा महत्व नहीं रखती थी। विवाह के बाद लड़की अपनी सास के नियंत्रण में रहती थी। साथ ही हिंदू परिवार में भी अवज्ञाकारी बहू को अच्छा नहीं समझा जाता था। यदि घर की बड़ी बहू अपनी सास से अलग रहती थी तो भी पारिवारिक मामलों में उसकी बात का महत्व होता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे की जहांगीर में लिखा है, हिंदुओं में मान्यता है कि कोई शुभ कार्य स्त्री की उपस्थिति या सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुष की अर्धांगिनी समझी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मध्यकालीन मुस्लिम शासक था। ने बलपूर्वक की जाने वाली सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके शासन में किसी विधवा को सती होने के पूर्व शाही आज्ञा प्राप्त करनी होती थी। उसने लिखा है कि सुल्तान के अफसर यह देखने के लिए तत्परता से उपस्थित रहते थे कि किसी विधवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जलाया जाए। अकबर ने भी बलपूर्वक सती किए जाने पर रोक लगा रखी थी। स्वयं अकबर ने कई बार हस्तक्षेप करके विधवाओं को जबरन जलाए जाने से बचाया। उसने आम्बे नरेश भगवान दास की भांजी, जो कि जयमल की विधवा की रक्षा की तथा उसके पुत्र को, जो उसे सती होने पर विवश कर रहा था, उसे जेल में डाल दिया था। फ्रेंड्स, इसका जो चौथा पॉइंट है, आधुनिक नारी। आज की नारी की लज्जा और सम्मान को सुरक्षित रखा गया है, जो विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए। आज वह लज्जा की गुड़िया नहीं, पुरुष की सहयोगिनी, जीवन संगिनी और सहधर्मिणी है। आधुनिक युग की नारी पाश्चात्य सभ्यता में मोटी नजर आ रही है। फिर भी वर्तमान काल में भारतीय नारी सभी जिलों में पुरुषों को चुनौती दे रही है। चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति एवं सेवा के क्षेत्र में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, पुरुष की दासता से मुक्त हो, यह अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन और कठोर कर्मियों की वह भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। हमारे भारतीय समाज में नारी को बचपन से ही कुछ संस्कार दिए जाते हैं और वो संस्कार उसे सहज कर रखना होता है। जैसे धीरे बोलो, किसी के सामने ज्यादा नहीं हंसना, गंभीर बनो यानी समझदार बनकर रहना। उस बच्ची का बचपन न जाने किस अंधेरे में कमरे में गुम हो जाता है। हमारा पुरुष प्रधान देश क्यों नहीं समझता कि नारी प्रकृति का अनमोल उपहार है। उसके मन में कुछ कोमल संवेदनाएं होती है जो उसे खूबसूरत बनाती है। वो एक ममता का रूप है और इस ममता रूपी नारी को हर रूप में हमेशा छल कपट ही मिला है। परंतु आज की नारी इन सभी बातों को छोड़कर काफी आगे निकल गई है। आज नारी का कदम घर से बाहर की ओर बढ़ गया है। नारी के वस्त्रों पर ध्यान दिया जाता था। नारी केवल साड़ी ही पहन सकती थी, मतलब अपने आप को उसे पूरी तरह से ढक कर रखना नारी का कार्य। आज की नारी बहुत आगे निकल गई है। उसकी वेशभूषा भी काफी बदल गई है। वो अब मनचाही वेशभूषा के लिए स्वतंत्र है।
नारी को भोग्य मानने वाले पुरुष प्रधान समाज में नारी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भी इस पुरुष प्रधान देश में अपना लोहा रख सकती है। केवल पुरुष का क्षेत्र मानने वाली पुलिस विभाग में मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है और पुरुष से पीछे नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम इसके पांचवें पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो कि है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। आज के समय में पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग की हुई भारतीय नारी तितली बन रही है, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों से दूर होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार टूटने लगे हैं, जीवन का सुख खत्म होने लगा है। महिला जागरण के नाम पर भारतीय नारी उत्तरदायित्व से दूर ले जाया जा रहा है। संतान व परिवार के प्रति वह अपने कर्तव्यों को पूरी तरह नहीं निभा पा रही है, जो कि किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। किसी भी देश का अपना इतिहास होता है, अपनी परंपरा होती है। यदि देश को शरीर माने तो संस्कृति उसकी आत्मा है। किसी भी संस्कृति में आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं। इन मूल्यों की संवाहक संस्कृति होती है। भारतीय संस्कृति में चार मूल्य प्रमुख हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह बात अलग है कि पाश्चात्य संस्कृति में अर्थ और काम की प्रमुखता है। सादा जीवन, उच्च विचार हमारी संस्कृति की परंपरा समझी जाती थी। परंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ एवं पाश्चात्य संस्कृति का जीवन प्रवेश होने से वह परिभाषा कहीं चली गई, पता ही नहीं। वर्तमान में सामाजिक बदलाव को देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे न ही हमारी संस्कृति रह गई, न ही हमारी सभ्यता। जहां तक सवाल है पश्चिमी सभ्यता का, तो हम लोगों ने उन बातों को अपनाया जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल थी। जिस भारतीय समाज में हम रहते हैं, वहाँ का वातावरण, सभ्यताएं, मर्यादाएं, नैतिक मूल्य कुछ और ही है। ऐसे में जब हम पहनावे में उसकी खुली सोच और खुलेपन का अंधानुकरण करते हैं, तो हमारे वातावरण में नग्नता दिखाई देती है। छठा पॉइंट जो है फ्रेंड्स, नारी और नौकरी। नारी के उत्थान के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे नारी उत्थान के कार्यक्रमों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इन कार्यक्रमों के कारण आज हम देख सकते हैं कि भारतीय नारी कहाँ कहाँ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। अब नारी घर में सिर्फ चूल्हा चौका नहीं करती, अपितु भारत के किसी भी क्षेत्र या विभाग में अपना फर्ज निभा सकने में सक्षम हो रही है। भारत सरकार ने नारी को पुरुष के सदृश्य लाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। नारियों को नौकरी में आरक्षण दिया, प्रत्येक विभाग में उनके पदों की संख्या बढ़ाई, ताकि नारी की स्थिति में परिवर्तन हो सके। परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि आज की भारतीय नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर ही सेवाएं दे रही है। एक तो क्या है कि पहले महंगाई भी हुआ करती थी। यदि एक व्यक्ति भी कमाई करता था, तो भी वह अपने परिवार का जीवन यापन करने में सक्षम होता था। परंतु वर्तमान में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारी दैनिक जीवन की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। तो अब परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन यापन के लिए काम करना पड़ रहा है, तब जाकर परिवार का गुजारा आसानी से हो सकता है। तो वर्तमान में कई महिलाएं नौकरी कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हें संपन्न बना रही। फ्रेंड्स, इसका जो सातवां पॉइंट है वो है उपसंहार। बिना नारी के विकास में यह समाज अधूरा है। जैसे पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ठीक इसी प्रकार नारी समाज का अर्धांग है। आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा अंग ही रोगी और अविकसित रहता है। यदि मनुष्य शिव है तो नारी शक्ति है। यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है। यदि पुरुष पुरुषमय है तो नारी लक्ष्मी है। किसी भी दृष्टि से वह पुरुष से कम नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में एक छोटा सा स्लोगन लिख देंगे कि
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा यह निबंध भारतीय समाज में नारी का स्थान समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें।